हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग ने इंडियन ऑयल का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसका पूरा डिटेल वीडियो हो चुका है। जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लें। आज से हमारा जो स्टार्ट होने वाला है इंडियन ऑयल का टॉप 30 डेज का जो सीरीज होने वाला है कि 30 डेज में जितने भी गवर्नमेंटेड एग्जाम आए हुए हैं, स्पेशली ध्यान रखा गया इंडियन ऑयल को, उसके क्वेश्चन को एनालाइज करके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको प्रिपेयर किया गया है। इस 30 डे के अंदर जो भी बचे हुए हैं सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसकी टेंशन लेने की जरूरत आप लोग को नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सभी क्वेश्चन को एनालाइज करना, कलेक्ट करके उसके बाद क्वेश्चन प्रिपेयर करना में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन उठा के रखना है आप लोग के पास, ऐसा नहीं करना है। आप लोग बिलीव करते हैं तो उसका मुझे भी ध्यान रखना होता कि आप लोग के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और आज से हम लोग शुरू करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पीवाईक्यू इसलिए नहीं कराना है क्योंकि पीवाईक्यू कॉपी नहीं होता है कि जो आया था वही सेम आ जाए। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, वो भी मैं इंक्लूड किया हूँ इसमें, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलीमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। पॉलीमर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक निगलेक्ट करके नहीं जाना आप लोग को। वो कोई रहे, चाहे केमिस्ट्री वाला बैकग्राउंड का लड़का रहे या कोई केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का रहे, सबके में ये पेपर में आता ही आता है। तो इसलिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी गई है इस बार, क्योंकि अदर चीजें तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। पॉलीमर एक बचा हुआ टॉपिक था जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी प्रथा है उसे आज भी फॉलो करना है कि जितने क्वेश्चन मैं दूंगा ऑब्जेक्टिव उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चे सेलेक्टेड हैं सबका यही कहना है, सर इससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि एक बार हम कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हैं तो उस क्वेश्चन की मेमोरी हमारे पास रहती है कि हमने क्या टाइप किया था उधर। अगर क्वेश्चन रिपीट सिमिलर आते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो सभी लोग को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आंसर नहीं देखना है क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो चीटिंग नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको लगता है, जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिस्कशन करेंगे टेक्निकल अपने टेक्नोलॉजी के रूप में। जो कुछ डाउट आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है ये किसके लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के लिए। टॉप 30 डेज का जो हमारा वो सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी किसको एनालाइज करके, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। अदर अदर जितने एग्जाम में आए हुए हैं, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एसपीसीएल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ, सारे पेपर को एनालाइज करके इसको रेडी किया गया है ताकि आप लोग बेटर प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के बारे में। एक चीज मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, जिन बच्चों का जो सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट होगा, जैसे आप लोग जो पहले से वीडियो देखते रहे हैं उनको पता होगा, जिनका सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट रहेगा उनका फोटो नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। उससे जो बच्चे डेडिकेटेड होते हैं उनको थोड़ा बूस्टअप मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, अच्छे से आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है हमारा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज। पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर रहा है, वो भी डिग्री के बारे में ध्यान रखिएगा। नंबर ए, नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। नंबर बी, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट पर पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। नंबर सी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर्स। नंबर डी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। आपको बताना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल आपको लग रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट पर पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। बढ़ते हैं, सारे डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो आपको रहेगा सारा कुछ आपको दिया जाएगा, या आराम से आप पढ़िएगा। जो चीज नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये जो पूरी पीडीएफ रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल। किस पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ए, आयोनिक पॉलीमराइजेशन। नंबर बी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नंबर सी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। नंबर डी, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है कि फ्री रेडिकल कौन से पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर इनके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए, कौन सा आपको सही लगता है।
आपको जो भी आंसर सही लगता है, गलत या सही, आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड जरूर कीजिएगा। ऐसे सिर्फ रट लेने से क्वेश्चन देख के जाएंगे फिर एग्जाम में भूल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में ऐसा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ध्यान रखना है थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात हो रहा है, ना कि थर्मोसेटलिंग के। नंबर ए बेकेलाइट, नंबर बी इपॉक्सी रेजिन, नंबर सी पॉलीएथिलीन, नंबर डी वोल्कनाइज रबड़। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है इन चारों में से। बहुत सारे होते हैं लेकिन इन चार में से आपको बताना है कौन से हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको कौन सा सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएथिलीन। ठीक है ना, पी जो होता है वो होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक, मीन्स उसको गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है। ठीक है, सारा डिटेल आपको दिया गया। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन हो जाते हैं हीटिंग करने पे और हार्ड हो जाते हैं कूलिंग करने में, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, नायलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय। नायलॉन 6 इसके द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, नायलॉन 6 या नायलॉन 66 के बारे में। नंबर ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, नंबर बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, नंबर सी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, नंबर डी इमल्सन पॉलीमराइजेशन। आपको बताना है नायलॉन 6 किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, इन चारों में से आपको बताने हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन 6 बनाए जाते हैं। ठीक है, सारी चीज यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर 5 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर शोज हाईएस्ट क्रिस्टलाइनिटी। मतलब सबसे ज्यादा क्रिस्टलिनिटी कौन सा पॉलीमर शो करता है, आपको इन चारों में से बताना है। नंबर ए पॉलीएथिलीन, नंबर बी पॉलीस्टायरीन, नंबर सी पॉलीविलाइन क्लोराइड, नंबर डी पॉलीकार्बोनेट। इन चारों में से कौन सा बताना है कि जो हमारा हाईएस्ट क्रिस्टलिनिटी शो करता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। ये अधिकतर को एग्जाम में पूछा गया है, इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीआरडीओ में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन ऐसा है जो हाईएस्ट क्रिस्टलिनिटी शो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, व्हिच फैक्टर इंक्रीज पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखना है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है। नंबर ए हाइयर इनिशिएटर कंसंट्रेशन, नंबर बी हाइयर टेम्परेचर, नंबर सी लोअर इनिशिएटर कंसंट्रेशन, नंबर डी प्रेजेंस ऑफ चेन ट्रांसफर एजेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपको लगता है कि जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों चाहे केमिस्ट्री वाले हों चाहे केमिकल वाले हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोअर इनिशिएटर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपको ध्यान रखना स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर रहा है। नंबर ए चेन ग्रोथ मैकेनिज्म, नंबर बी मोनोमर कंजम्पशन एट लो कन्वर्जन, नंबर सी ग्रेजुअल मॉलिक्यूलर वेट बिल्डअप, नंबर डी फ्री रेडिकल इनिशिएशन। ठीक है ना, आपको बताना है कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन चारों में से। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा लगता है आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजुअल मॉलिक्यूलर वेट बिल्डअप। ठीक है, ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स कैटेलिस्ट जिजलर नट्टे। आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पॉलीमर में कोई पूछा जाता है तो जिगलर नट्टे से एक कैटलिस्ट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो नंबर ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, नंबर बी इमल्सन पॉलीमराइजेशन, नंबर सी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, नंबर डी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आपको बताना है कि कौन सा पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें कैटलिस्ट जिजलर और नट्टे यूज किए जाते हैं। ये दो साइंटिस्ट के नाम इस पे रखा गया है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आपको सही लगता है। तो इसमें क्या होता है, जहां कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन किया जाता है वहां पे इस कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर इज एमरोफर्स। ठीक है ना, एमरोफर्स के बारे में बात कर रहा है। नंबर ए HDPE, आपको पता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के बारे में बात हो रहा है। नायलॉन 6, पॉलीस्टायरीन या पॉलीप्रोपिलीन के बारे में बात हो रहा है।
एमोर्फस के बारे में बात हो रहा है कि कौन सा पॉलीमर एमोर्फस होता है इन नेचर। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आपका एग्जैक्ट आंसर लग रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कौन सा आप लोग को लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीस्टायरीन। ये चारों में से एक ऐसा पॉलीमर है जो एमोर्फस बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बात करता है क्वेश्चन नंबर 10। टीजी है, एक रेफरेंस के रूप में दिया जाता है, वो क्या है आपको बताना है। नंबर ए मेल्टिंग टेम्परेचर है, नंबर बी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, नंबर सी डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है, नंबर डी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। आपको बताना है टीजी जो इंडिकेशन शो किया जाता है पॉलीमर इंडस्ट्री में, वो इन चारों में से किस चीज के लिए प्रेजेंट किया जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, यहाँ सारी चीज आपको दिया ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बात कर रहा है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आर जनरली। क्रॉस लिंक जैसे पॉलीमर्स होते हैं उनमें क्या जनरली पाया जाता है। नंबर ए थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, नंबर बी इलास्टोमर्स होते हैं वो, नंबर सी थर्मोसेट्स होते हैं वो, नंबर डी फाइबर्स होते हैं। इन चारों में से कौन सा होता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, आपको बताना है जल्दी जल्दी कौन सा आपके हिसाब से सही आपको लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मोसेट्स। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं वो थर्मोसेट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमराइजेशन टेक्निक प्रोड्यूस लेटेक्स। ऐसा कौन सा पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जिससे लेटेक्स प्रोड्यूस होता है, लेटेक्स मिलता है हमें। नंबर ए बल्क पॉलीमराइजेशन, नंबर बी सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, नंबर सी इमल्सन पॉलीमराइजेशन, नंबर डी सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन। इन चारों में से आपको कौन सा बताना है कि कौन सी टेक्निक में हमें लेटेक्स फॉर्मेशन होता है, लेटेक्स बन के मिलता है। ठीक है, तो अपने आंसर जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन पॉलीमराइजेशन में ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है मुझे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है, अगर मैं आप लोग के लिए इतना पीपीटी या सब चीजें इकट्ठा करके मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का काम इतना है अच्छे से क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, उसका आंसर दीजिए, ताकि एग्जाम में आप बेटर कर पाए। अदरवाइज अगर आप आंसर कुछ नहीं देंगे और मैं सिर्फ ऐसा करता जाऊंगा, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, पीवीसी जो पॉलीविलाइन क्लोराइड है इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। किसका पॉलीमराइजेशन हम करते हैं तो हमें पीवीसी मिलता है, ये बात हो रही है। नंबर ए एथिलीन की, नंबर बी विनाइल क्लोराइड की, नंबर सी स्टायरीन की, नंबर डी प्रोपिलीन की। इन चारों में से किसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पीवीसी मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए। पीवीसी के बारे में आपको पता है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पीवीसी मिलता है। जो ये हमारे पॉलीविलाइन क्लोराइड जो है वो फॉर्म होता है किससे, विनाइल क्लोराइड के मोनोमर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब समय के हिसाब आगे आगे जाके वो गल जाता है। ठीक है, नंबर ए पॉलीइथिलीन, नंबर बी नाइलॉन 6, नंबर सी पॉलीएसिटिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड सॉरी, नंबर डी पॉलीस्टायरीन। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जो समय जैसे जैसे बढ़ता है एनवायरनमेंट में नहीं रह जाता, वो खत्म होता जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कि कौन सा आपको लगता है इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीलैक्टिक एसिड। एक ऐसा एसिड है जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है, चेन ट्रांसफर रिएक्शन रिजल्ट इन। मतलब चेन ट्रांसफर रिएक्शन जो होता है उसका रिजल्ट में क्या होता है, इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ए, नंबर बी टर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर चेन, नंबर सी ब्रीचिंग और लोअर मॉलिक्यूलर वेट, नंबर डी इंक्रीज क्रिस्टलिटी। ठीक है ना, आपको बताना है कि किसका रिजल्ट, चेन ट्रांसफर रिएक्शन का रिजल्ट इनमें से क्या है चारों में से। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका कौन सा आंसर आपको सही लगता है। चेन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रीचिंग और लोअर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। किस पॉलीमर के पास सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये आपको बताना है। नंबर ए रबर, नंबर बी पॉलीएथिलीन, नंबर सी नाइलॉन, नंबर डी पीवीसी।
इन चारों में से किसमें हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े होंगे तो इसमें से आप ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर आपका। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा सही है सबसे ज्यादा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका नंबर सी, नायलॉन। नायलॉन की इन चारों में से, तीनों में से सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा है, व्हिच एडिटिव इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पीवीसी। कौन से एडिटिव अगर हम यूज करते हैं तो वो पीवीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नंबर ए फिलर, नंबर बी प्लास्टिसाइजर, नंबर सी स्टेबलाइजर, नंबर सी उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट। ये चारों में से कौन सा ऐसा है जो हमारा पीवीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताइए इन चारों में से किसके द्वारा पीवीसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर जैसे हम यूज करते हैं वो पीवीसी की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ा देती है, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, पीवीसी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको वीक कर देता है। वीक कर देगा तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है, व्हाट इज टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है टेक्टिसिटी क्या होते हैं। नंबर ए मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर बी अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप, नंबर सी पॉलीमराइजेशन रेट, नंबर डी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इन चारों में सर सेम सेम ऑप्शन हर बार दिए गए हैं सब में, ठीक है। तो आपको बताना है टेक्टिसिटी क्या होती है, इन चारों में से कौन सा बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। आप जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स। साइड ग्रुप के अरेंजमेंट के लिए टेक्टिसिटी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग। नॉन स्टिक कोटिंग आपने बहुत सारे फ्राई पैन में देखा होगा, नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है जिससे चीजें चिपकती नहीं है। तो उसमें कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है वो बात कर रहा है। नंबर ए पीवीसी बात हो रही है, नंबर बी पीटीएफई बात हो रही है, नंबर सी नायलॉन की बात हो रही है, नंबर डी हो रहा है पीएमएमए की बारे में बात हो रहा है। अगर आप पढ़े हुए हैं पॉलीमर तो सारे का फुल फॉर्म आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि सबसे ज्यादा बेटर है आपके लिए, कि नॉन स्टिक कोटिंग के लिए वो यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटीएफई। मतलब आपको इसका पता है टेफ्लॉन को बोलते हैं पीटीएफई, ठीक है। पर फ्लोरो जो होती हैं उसे टेफ्लॉन बोलते हैं, तो पीटीएफई आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया भी गया है पीटीएफई को टेफ्लॉन हम लोग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर रहा है, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज सोज्ड बाय, ठीक है ना। हाई इम्पैक्ट जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या शो करता है, कौन शो करता है, ये बात हो रही है। HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, LDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टायरीन, नंबर डी PMMA, ठीक है ना। इन चारों में से आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज्यादा बेटर है हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के लिए। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उसी के बेस पे एनालाइज करके क्वेश्चन सब रेडी किए गए हैं। आप लोग बस अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए, चीजें रिवाइज करिए लेक्चर देख के और यहाँ पे आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की जो होती है हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमराइजेशन अकर विदाउट बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। नंबर ए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, नंबर बी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, नंबर सी एडिशन पॉलीमराइजेशन, नंबर डी पॉलीकंडेंसेशन। इन चारों में से कौन सा है जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होते हैं जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है कि आपको कौन सा ऐसा आंसर सही लग रहा है इन चारों में। तो इसका जो सबसे सही आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा होता है कि कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहा है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंप्रूव। जब रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं मतलब सल्फर से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। नंबर ए प्लास्टिसिटी, क्या इंप्रूव होती है, प्लास्टिसिटी। नंबर बी इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, नंबर सी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, नंबर डी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इन चारों में से कौन सा आपको लगता है कि वोल्कनाइजेशन जब करते हैं रबड़ का तो सब बढ़ता है, इंप्रूव के बारे में बात हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सही लगता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाले हैं वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है वोल्कनाइजेशन करने पर रबर का, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात कर रहा है? विच पॉलीमर हैज हाईएस्ट थर्मल रेजिस्टेंस? किस पॉलीमर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर को लेकर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है? नंबर ए पी पॉलीएथिलीन, नंबर बी पीपी पॉलीप्रोपिलीन, नंबर सी पीटीएफई, नंबर सी पीवीसी। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है पॉलीमर। ठीक है, आजकल पॉलीमर इंडस्ट्री में इसलिए बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं क्योंकि जितने रिफाइनरीज हैं धीरे धीरे अपने पेट्रोकेमिकल को पॉलीमर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो बाई प्रोडक्ट है पेट्रोकेमिकल के लिए फीड का काम करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब प्रोडक्ट पॉली हमारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीटीएफई। ठीक है ना, जिसको टेफ्लॉन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये हमारा 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रेजिस्टेंस कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 24 की तरफ। क्या बात कर रहा है? विच पॉलीमर इज ट्रांसपेरेंट? मतलब ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर शो करता है? तो नंबर ए एचडीपीई, नंबर बी एलडीपीई, नंबर सी पीएमएमए, नंबर डी नायलॉन। सबके फुल फॉर्म आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ बता, यहाँ बताने का मतलब है कि मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है, देख सकते हैं उसको। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो नंबर सी जो होगा उसका आंसर सबसे करेक्ट होगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है पीएमएमए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात कर रहा है? विच पॉलीमर इज एन इलास्टोमर? ठीक है ना, इलास्टोमर कौन सा पॉलीमर है इन चारों में से? नंबर ए बेकेलाइट, नंबर बी नायलॉन, नंबर सी नेचुरल रबर, नंबर डी पीवीसी। इन चारों में से कौन है जो इलास्टोमर बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, इतने लोग देख लेते हैं, बट लाइक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चीजें आपको पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको सबसे सही लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नंबर सी नेचुरल रबर होता है, जो इलास्टोमर का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बात कर रहा है? व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंसुलेशन? कौन सा पॉलीमर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में यूज किया जाता है? जैसे आपने वायर देखा होगा तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो कौन से पॉलीमर से की जाती है? नंबर ए नाइलॉन, नंबर बी पीटीएफई, नंबर सी पीवीसी, नंबर डी बोथ बी एंड सी, पीटीएफई एंड पीवीसी। तो आपको बताना है इनमें से चारों तीनों में से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है पॉलीमर। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। अगर आपने घर में वायर को अपने देखा भी होगा तो उस पर भी लिखा होता है, वहां से भी आप गेस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, मतलब पीटीएफई टेफ्लॉन भी एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है। फ्लोरी हिगन्स थ्योरी इज रिलेटेड टू? जो फ्लोरी हिगन्स थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। नंबर ए पॉलीमर डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रहा है, नंबर बी पॉलीमर सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, नंबर सी पॉलीमर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात, या पॉलीमराइजेशन काइनेटिक्स के बारे में बताता है फ्लोरी हिगन्स जो थियरी है। तो आपको बताना है फ्लोरी हिगन्स जो थियरी है, ये आपका डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, इससे रिलेटेड, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इन सभी में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीमर सोल्यूशन के लिए ये थियरी अपनी यूज की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बात कर रहा है? व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट? आपको पता है जो सोल्जर्स हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट यूज करते हैं उसमें कौन सा पॉलीमर यूज हुआ है उसको बताना है। नंबर ए नाइलॉन 6 बात हो रहा है, नंबर बी हमारा केवलार ये यूज हुआ है, नंबर सी पॉलिस्टर यूज होता है, नंबर डी पीवीसी यूज होता है। आपको बताना है इन जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सा होता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में पॉलीमर यूज होता है। चारों में से जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन बी, केवलार जो हमारा पॉलीमर है वो यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है और इम्पैक्ट को रेजिस्टेंस ज्यादा करता है, मतलब जब बुलेट्स आती है तो उसको रोकने में ज्यादा रजिस्ट क्रिएट करता है, इसलिए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात कर रहा है? 29 बोला रिएक्टिविटी रेशियो इन कोपॉलीमराइजेशन इंडिकेट्स। रिएक्टिविटी रेशियो के बारे में बात कर रहा है, इन कोपॉलीमराइजेशन के बारे में बात हो रहा है, क्या इंडिकेट करता है? नंबर ए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नंबर बी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ पॉलीमराइजेशन,
मोनोमर्स के बारे में बात हो रहा है। नंबर सी मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर डी क्रिस्टेलिटी ऑफ द मोनोमर, ठीक है, पॉलीमर बात हो रही है। तो आपको बताना इन चारों में से आपको कौन सा लगता है जो रिएक्टिविटी रेशियो है इन कोपॉलीमराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है इन चारों में से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमर्स के बारे में बात होता है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, मीन्स इतना पेशेंस बना लिए हैं, तो मतलब मैं श्योरिटी आपको देता हूँ अगर ऐसे आप क्वेश्चन डेडिकेटली रूप से कर रहे हैं तो एग्जाम इतना हार्ड नहीं होगा जेईई का, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार फ्रेशर और एक्सपीरियंस का कुछ मैटर नहीं है, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने की, ठीक है। क्योंकि आप लोग स्कूल से भी पास हुए हैं, पास हुए तो आपकी थ्योरी अभी ज़्यादा अच्छी कवर होगी कंपेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन की, तो आप इसमें बेटर चांस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है, फॉर एन आइडियल रैंडम कोपॉलीमर, एक जो आइडियल रैंडम कोपॉलीमर होता है उसमें क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। R1 R2 0 होते हैं या R1 R2 1 होती है वैल्यू। नंबर सी R1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और R2 की वैल्यू 1 से कम होती है, या दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है। आपको बताना है रैंडम के बारे में बात हो रही है, आइडियल रैंडम कोपॉलीमर के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, R1 और R2 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तभी हम आइडियल रैंडम पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बात कर रहा है, जेल इफेक्ट इन पॉलीमराइजेशन रिजल्ट इन, जेल इफेक्ट जो होता है पॉलीमराइजेशन में उसका रिजल्ट क्या होता है। नंबर ए डिक्रीज इन विस्कोसिटी, नंबर बी इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट, नंबर सी सडन इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, नंबर डी पॉलीमर डिग्रेडेशन। आपको बताना जब जेल इफेक्ट होता है पॉलीमराइजेशन में तो उसका इफेक्ट जो होता है, रिजल्ट जो आता है, इन चारों में से क्या आता है, ठीक है। आपको बताना है जल्दी जल्दी कौन सा आंसर सही है आपके हिसाब से। 5 सेकंड में टाइम इसीलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होता है और टाइम भी कम होता है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वो अभी से हैबिट डालिए कम टाइम में आंसर लगाने का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सडन इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बात कर रहा है, ब्रांचिंग इन पॉलीमर जनरली कॉज्ड, मतलब जो पॉलीमर में ब्रांचिंग होती है उससे जनरली क्या कारण होता है। नंबर ए इंक्रीज क्रिस्टेलिटी, नंबर बी इंक्रीज डेंसिटी, नंबर सी डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, नंबर डी इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब ब्रांच होता है पॉलीमर में उसके होने से क्या इफेक्ट आपको पड़ता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये इफेक्ट पड़ता है ब्रांचिंग होने से। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, और एक सीरियल से लिखा करिए, जैसे 32 है तो 32 को अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है तो इस तरीके से लिखा करिए 32A, ठीक है ना। तब उससे पता चलता है एनालाइज करने में किसका आंसर कितना ज्यादा सही है, और टाइम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर ब्रांचिंग होती है पॉलीमर में उसका रिजल्ट होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर रहा है, Which polymerization method gives best heat control, ऐसा कौन सा पॉलीमराइजेशन मेथड है जिसमें हीट कंट्रोलिंग सबसे अच्छी कर मिलती है। नंबर ए बल्क वाले में, नंबर बी सोल्यूशन में, नंबर सी इमल्सन में, नंबर डी गैस फेज में। इन चारों में से कौन सा जिसमें हीट कंट्रोल सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग कर पाते हैं पॉलीमराइजेशन मेथड में। तो आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कि कौन सा आपको लगता है कि सही है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको IUCL में देखने को मिलेंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्योरी पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो पक्का एग्जाम आप निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन में। इमल्सन में ऐसा होता है कि हीट को कंट्रोल हम सबसे बेटर तरीके से कर पाते हैं। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा इफिशियंटली रिमूव करता है हीट को, इसलिए हीट कंट्रोल हम कर पाते हैं। नंबर 34 क्या बात करें देखते हैं, व्हिच पॉलीमर प्रोसेसिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पाइप्स, मतलब पाइप बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर प्रोसेसिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए इंजेक्शन मोल्डिंग, नंबर बी कंप्रेशन मोल्डिंग, नंबर सी एक्सट्रक्शन, नंबर डी आपका कैलेंडरिंग, ठीक है ना, कैलेंडरिंग प्रोसेस भी यूज किया जाता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो पाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेथड यूज किया जाता है पॉलीमर के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रूशन जो प्रोसेस होता है
उसके थ्रू हम लोग पाइप ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पाइप लाइक पाइप सीट एंड फिल्म, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। अब आप लोग मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए बट है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 35 क्या बोला है, ब्लो मोल्डिंग इज मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, मतलब जो ब्लो मोल्डिंग है, जो प्रोसेस हो मोल्डिंग का प्रोसेस है ब्लो वाला, उसमें कौन सा चीज बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 सीड्स बनाने के लिए, नंबर बी बॉटल्स बनाने के लिए, नंबर सी पाइप बनाने के लिए, नंबर डी फाइबर्स बनाने के लिए। तो ब्लो मॉडलिंग प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, 3-4 एग्जाम में तो मैंने इसके क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा इससे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लो मॉडलिंग प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नंबर बी बॉटल्स बनाने के लिए, वो यूज किया जाता है। ये आपको देखने को भी मिलेगा कि ये जो हॉलो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में सिलेंडर शेप होता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया, कंटेनर हो गया, उसको बनाने में ये प्रोसेस यूज किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर शो विस्को इलास्टिक बिहेवियर, ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो विस्को इलास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ए मेटल्स, नंबर बी सिरेमिक्स, नंबर सी पॉलीमर्स, नंबर डी ग्लास। इन चारों में से कौन है जो विस्को इलास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे क्वेश्चन पूछने के तरीके से तो भी आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको पता है, पॉलीमर्स में ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है जो विस्को इलास्टिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात कर रहा है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन पॉलीमर्स अकर ड्यू टू, मतलब स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो होता है पॉलीमर्स में वो किसके कारण होता है आपको बताना है। क्रॉस लिंकिंग के कारण, नंबर बी चेन सिक्वेशन के कारण, नंबर सी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण, नंबर डी क्रिस्टलाइजेशन के कारण। तो आपको बताना है जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है पॉलीमर्स में किसके कारण होता है, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है, क्रीप इन पॉलीमराइजेशन इज, आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बहुत टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्रीप इन पॉलीमराइजेशन इज, नंबर ए इंस्टेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नंबर बी टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, नंबर सी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली, नंबर डी ब्रिटल फेलियर, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में से आपको कौन सा लगता है जो बेटर एक्सप्लेन कर पाता है क्रीप इन पॉलीमर में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्रीप इन पॉलीमर इसी को बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। Which polymer is used as optical fiber core, ध्यान रखना ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं हो रही, ऑप्टिकल फाइबर कोर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। उसमें कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। नंबर ए पीवीसी, नंबर बी पीएमएमए, नंबर सी नायलॉन, नंबर डी पीईटी। आपको चारों में से बताना, चारों ही टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बिल्कुल इनको पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। इन चारों में से कौन सा है जो ऑप्टिकल फाइबर के कोर में यूज किया जाता है। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए, आपको कौन सा बेस्ट लगता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएमएमए जो अपना पॉलीमर है वो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के कोर बनाने में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। आप लोग मंजिल के बहुत पास पहुंच गए हैं, अगर इतना पेशेंस आप लोग बना लिए हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप में इतनी डेडिकेशन है कि आप एग्जाम क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। नंबर 14 देखते हैं क्या बात कर रहा है, पॉलीमर डिग्रेडेशन ड्यू टू यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज, जो पॉलीमर का डिग्रेडेशन होता है वो भी किसके कारण, यूवी के कारण। वो क्या है, थर्मल डिग्रेडेशन है या मैकेनिकल डिग्रेडेशन है या फोटो डिग्रेडेशन है या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है, ठीक है। आपको बताना है जब कोई भी पॉलीमर होता है उसको डिग्रेड किया जाता है किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से, रेडिएशन से, तो उसमें कौन से टाइप का डिग्रेडेशन पाया जाता है। तो आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि क्या सही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोटो डिग्रेडेशन, क्योंकि फोटो इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ, फोटोवोल्टिक उसी तरीके की बात करा कि जब हम लोग यूवी करते हैं तो फोटो डिग्रेडेशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। आपने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अब लास्ट 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए और बचे हुए हैं, ठीक है। व्हिच एडिटिव
प्रिवेंट थर्मल डिग्रेडेशन, अगर कौन सा एडिटिव हम यूज कर लें, मतलब एक्स्ट्रा चीज जिसे थर्मल डिग्रेडेशन से बचा जा सके, ठीक है। नंबर ए प्लास्टिसाइजर, नंबर बी फिलर, नंबर सी स्टेबलाइजर, नंबर सी पिगमेंट। इन चारों में से क्या यूज कर लेंगे तो थर्मल डिग्रेडेशन मतलब टेम्परेचर लगने से जो मेल्टिंग होती है वो नहीं होगी। इनमें से कौन सा हम लोग ऐसा यूज कर लें, तो आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है इन चारों में से कौन सा आपके हिसाब से सही है, ए बी या सी या डी। आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेबलाइजर। एक ऐसा एडिटिव है जो थर्मल डिग्रेडेशन को रोकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बात कर रहा है आपके लिए, व्हिच पॉलीमर्स शोज शेप मेमोरी। ध्यान रखिएगा शेप मेमोरी इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार अगर आप लगा पाए तो लगा लीजिए कि शेप मेमोरी इफेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन सा पॉलीमर ऐसा बिहेवियर दिखाता है, नंबर ए पीवीसी, नंबर बी पॉलीयूरेथीन, नंबर सी पॉलीस्टायरीन, नंबर डी एलडीपीएल लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है ना। मैं जानबूझ कर आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो आधा आंसर आप लोग पता कर लेंगे ऐसे ही, तो एग्जाम में आपको कोई फुल फॉर्म बताने नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, आपको जल्दी जल्दी बताना है। ध्यान रखिएगा शेप मेमोरी इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पॉलीयूरेथीन। इन चारों में से ये ध्यान रखिएगा ये है आंसर इसका, ठीक है ना। और भी होते हैं जो अपनी, इसका मीन्स क्या होता है, शेप मेमोरी इफेक्ट मीन्स अगर कोई हमारा पॉलीमर है उसको समझ लो टेम्परेचर देकर मेल्ट कर दिए, ठीक है, और उसको जब ठंडा करेंगे ना तो फिर जो अगर ऐसा शेप था तो सेम इसी तरीके का शेप वो ले लेगा, मतलब जो प्रीवियस उसका शेप था फिर से उसी शेप को ले लेना, उसे बोलते हैं शेप मेमोरी इफेक्ट। मतलब उसको याद रहता है मैं पहले किस शेप में था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बात कर रहा है, और इस पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ये आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा, मैं वहां अपलोड कर दूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो केमिकल पीडिया टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहां आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको दे दूंगा पिन, आप आराम से वहां से ले सकते हैं। मेल्ट फ्लो इंडेक्स एमएफआई जिसको बोलते हैं वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ए मॉलिक्यूलर वेट बताता है, नंबर बी मेल्ट विस्कोसिटी बताता है, नंबर सी क्रिस्टलिटी बताता है, नंबर डी हमारा थर्मल स्टेबिलिटी बताता है। इन चारों में से क्या बताता है मेल्ट फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। ये एग्जाम में 3 साल पहले जो आईयूसीएल का एग्जाम था वहां एमएफआई का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसको अटैच किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेल्ट विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात कर रहा है, व्हिच पॉलीमर कंपोजिट हैज हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ध्यान रखना है मतलब जिसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो और वेट भी कम हो, उसके बारे में बात हो रही है। नंबर ए ग्लास फाइबर कंपोजिट, नंबर बी कार्बन फाइबर कंपोजिट, नंबर सी पॉलीमर ब्लेंड, नंबर डी रबर कंपोजिट। इन चारों में से कौन सा है जिसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो के बारे में बात होती है, ठीक है, और वो भी पॉलीमर के बारे में। तो जल्दी जल्दी अपने बताइए, एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में आजकल इसको यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन फाइबर कंपोजिट। ये कार्बन फाइबर ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है और सबसे लाइट वेट भी देखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बात कर रहा है आपके लिए, व्हिच पॉलीमर इज वाइडली रिसाइकल्ड। मतलब ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो सबसे ज्यादा रिसाइकल्ड किया जाता है, नंबर ए पीईटी, नंबर बी नाइलॉन, नंबर सी बेकेलाइट, नंबर डी इपॉक्सी। इन चारों में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा रिसाइकल किया जाता है, आप लोग की डेली टू डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, और आपको पता भी, आप गवर्नमेंट में बहुत सारे इनिशिएटिव भी निकाला है कि आप उसको डिपॉजिट करेंगे, कुछ पैसे भी मिलेंगे रिसाइकिल करने के लिए। मैं हिंट के रूप में आपको दे रहा हूँ, तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए कि कौन सा इन चारों में से सही है आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है पीईटी। पीईटी एक ऐसा जिससे हमारे बॉटल्स बनते हैं, आप लोग को पता है, बॉटल्स के रिसाइकिल के लिए दिया भी जाएगा। पीईटी कॉमनली रिसाइकल्ड फॉर बॉटल पैकेजिंग मटेरियल, इनको रिसाइकिल इजीली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बात कर रहा है, विच पॉलीमराइजेशन यील्ड्स लीनियर पॉलीमराइज प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो प्रीडोमिनेट करता है पॉलीमराइज में, नंबर ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, नंबर बी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, नंबर सी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, नंबर डी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। आपको बताना है यील्ड के बारे में ध्यान रखना है, लीनियर पॉलीमर प्रीडोमिनेंटली बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी
कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। बस आप एकदम लास्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। पॉलीमर रियोलॉजी डील्स विथ, ठीक है ना, जो पॉलीमर रियोलॉजी होती है वो किससे डील करती है? नंबर ए पॉलीमर सिंथेटिक्स के बारे में बात हो रही है। नंबर बी फ्लो एंड डिफॉर्मेशन बिहेवियर के बारे में बात होता है। नंबर सी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात होता है। नंबर डी पॉलीमर डिग्रेडेशन के बारे में बात होता है। बात किसकी हो रही है? पॉलीमर रियोलॉजी के बारे में बात हो रही है, वो किससे डील करता है, ठीक है। अपने यहाँ से जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लो एंड डिफॉर्मेशन बिहेवियर को बताता है पॉलीमर रियोलॉजी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा है? विच पॉलीमर इज यूज्ड इन बायोमेडिकल सिचुअर, ठीक है ना। सिचुअर्स मीन्स क्या होता है? जो हम लोग टाँका लगाते हैं, आप देखेंगे किसी को कहीं कट जाता है तो डॉक्टर्स टाँका लगाते हैं, उसमें जो वो धागा यूज होता है उसे बोलते हैं सिचुअर्स, ठीक है ना। तो वो बायोमेडिकल के बारे में बात हो रहा है। तो नंबर ए पीवीसी का यूज करते हैं, नंबर बी नायलॉन्स का यूज करते हैं, नंबर सी पॉलीप्रोपिलीन का यूज करते हैं, या पॉलीलैक्टिक एसिड का यूज करते हैं। आपको बताना ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर मेडिकल सेक्शन में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीलैक्टिक एसिड होता है, जो बायोडिग्रेडेबल भी होता है, कि जब एक बार टाका आपको लग जाता है कुछ टाइम में धीरे धीरे देखते हैं वो ऑटोमेटिक गल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए बचा हुआ है। विच पैरामीटर्स अफेक्ट पॉलीमर सॉलिबिलिटी मोस्ट, मतलब ऐसा कौन सा हमारा पॉलीमर्स है जो हमारा सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा? नंबर ए कौन सा इफेक्ट है? डेंसिटी, नंबर बी पोलरिटी, नंबर सी कलर, नंबर डी मेल्टिंग पॉइंट। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी पर, ठीक है ना, पॉलीमर की सॉलिबिलिटी पर। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो नंबर बी है, पोलरिटी जो होता है। पोलरिटी जितना ज्यादा है उतना ज्यादा मिक्स नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। व्हिच पॉलीमराइजेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है ना। सर्फेक्टेंट की बात हो रही है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को। नंबर ए बल्क, नंबर बी सॉल्यूशन, नंबर सी इमल्सन, नंबर डी सस्पेंशन। ये चारों पॉलीमराइजेशन में कौन सा है जो प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है परफेक्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सल पॉलीमराइजेशन में ये प्रोसेस देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो इतना आपने वॉच किया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मतलब आपने इतना पेशेंस बना के देखा जो आपके लिए ही फ्यूचर में काम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ भी आपके पास अब नहीं बचे हुए हैं। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन रेडी हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, एक एक दिन पे सारे वीडियो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रेडी करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आप लोग के लिए, भले वीडियो थोड़ी सी एक दिन डिले भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो या मैं आपको कुछ भी ऐसे प्रोवाइड कर दूं। आप लोग का ट्रस्ट इस चैनल पे है, इसलिए आप लोग इतना सपोर्ट दिखाते हैं, तो मैं उस ट्रस्ट को किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं होने देना चाहता। एक दिन लेट होगा लेकिन आपको परफेक्ट क्वेश्चन या कोई भी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट को वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, जिनका सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा कल वाले वीडियो में उनका फोटो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए, अगर कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से, मेरी टीम कोई करती है तो आप उसका रिप्लाई कर दीजिएगा और फोटो सेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।